जय हिंद दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर नंबर 12 में देखा था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक उसी टाइप के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है सर, ये भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आता है, 14 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर सर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो सर पहले इसका देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर का है क्या। ओके सर, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सुभाष लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है, रुपीज़ इन थाउजेंड। ठीक है, ये अमाउंट जो है सर ये क्या है, ये बुक में छूट गया था। ये रुपीज़ कैलकुलेशन यहाँ पे होगा थाउजेंड में। ठीक है, ये 0,000 सब में ऐड है। ठीक है, जो कि ऊपर में यहाँ पे बैलेंस शीट का लिखा होता है, ये गलती से बाय मिस्टेक छूट गया था सर से, तो इसीलिए हमारे सर ने बोला था कि यहाँ पे इन रुपीज़ 1000 ऐसे करके लिख दो। ठीक है, ये कॉलम 1000 के अकॉर्डिंग अमाउंट ये क्वेश्चन है। चलिए, ये सर क्रेडिट इधर दिख रहा है, क्रेडिट और डेबिट इधर, यस है, होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इक्विटी कैपिटल शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, बोनस का भी ध्यान रखूँ। ठीक है, जब फाइनल बनता है उस टाइम की ये बात हो रहा है, ये आंसर से रिलेटेड बातें हैं कि आपको बोनस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, 10% डिबेंचर दैट इज़ 100, अपोजिट में 10% पे हो तो ठीक है, वरना जो बचेगा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड सर 10% डिवेंचर के लिए अगर इस साइड कुछ क्रिएट किया गया हो 10%, ठीक है, तब तो ठीक है, दैट मीन्स पहला वाला काम हो गया। बट नहीं है, दैट मीन्स आपको सेकंड वाला एंट्री करना पड़ेगा सर। डिवेंचर को 10% इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मतलब आगे मंथ के लिए जब भी, जैसे 2015 तक का तो पे है, और उससे आगे के लिए यहाँ पे कुछ अभी क्रिएट नहीं किया गया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कुछ अभी नहीं वैसा। तो सर वो चीज़ कहाँ से, तो ये चीज़ सर क्रिएट भी करेंगे इंटरेस्ट, और सर उसको फिर आपको पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब सिर्फ नॉर्मली अमाउंट है, बाकी सब सेल्स सिक्योरिटी प्रीमियम इतना सेल्स P&L में जाएगा। ओके, सस्पेंस अकाउंट, चलिए इसमें देखते हैं, इसमें भी आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिलेगी सर। फिर देखिए इधर डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट देखिए क्रिएट किया गया है, ये उसी बैलेंस शीट का पार्ट है अपोजिट साइड में। ठीक है, दैट मीन्स क्रिएट है, डिबेंचर को आपको अलग से सर क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे सर मान लीजिए कि जैसे अभी तो सर 10 है, 10% डिवेंचर उसका आप निकालेंगे तो आगे 10% डिवेंचर 10 ही आएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे सर अगर 10 ना दे के यहाँ 7 होता तो इन दैट केस क्या होता सर, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ 7 होता तो इंटरेस्ट ₹7 इंटरेस्ट क्रिएट किया जा चुका है, आपको क्रिएट करना है ₹3 एंड ओवरऑल पेमेंट जो कि 7 ऑलरेडी पहले से क्रिएट है। ठीक है, पहले से अभी आपने करेंट में 3 क्रिएट किया, कितना हो रहा है 10, तो आपको पेमेंट भी डिविडेंड कितना करना है सर 10, डिविडेंड का इंटरेस्ट। ठीक है सर, सॉरी डिबेंचर का इंटरेस्ट। ओके, फिर देखिए इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड हो गया, इसका मतलब क्या है सर, ये एंट्री हो चुका है इसलिए बैलेंस शीट में दिख रहा है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड डेबिट टू बैंक, ये एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ सर यहाँ पे दिख रहा है। कंपनी को कभी हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा तो क्या किया, इंटरिम डिविडेंड दे दिया। इंटरिम डिविडेंड कब देते हैं सर, बीच में कभी भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फाइनल पीरियड पे ही मिलेगा, कभी भी मिल जाता है। ठीक है, अगर कंपनी को सडनली कुछ बेनिफिट हो जाए तो। ठीक है, तो ये कंपनी में बेनिफिट है। ठीक है सर, इसलिए ऐसा इंटरिम डिविडेंड दिख रहा है। अब आइए सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन,
यही आपको बताएगा कि आपको सर आखिरकार करना क्या है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1, ऑन 3 मार्च 2015 द कंपनी इशूड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑन 31 मार्च 2015 द कंपनी इशूड बोनस। ठीक है, कंपनी क्या किया, बोनस इशू करने का सोचा टू द शेयर होल्डर्स ऑन 1:3 बेसिस, दैट इज़ 1:3 रेशियो के हिसाब से बोला कि बोनस देंगे। नो एंट्री रिलेटिंग टू दिस ईयर येट बीन मेड। ठीक है, अभी बोनस है बैलेंस शीट के, अभी बोनस ऐड नहीं है। ठीक है सर, अभी क्या है, अभी इसका मतलब ये होता है नो एंट्री रिलेटिंग टू दिस ईयर हैज़ येट बीन मेड। अभी ओके, ठीक है, अभी आपको बोनस, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी बोनस ऐड नहीं है बैलेंस शीट के। इक्विटी शेयर में भी कितना है सर, 1,50,000 शेयर्स में। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल आप देखेंगे आगे जाके तो 150,000 50,000। ठीक है, जो बाहर में अमाउंट है 1,50,000। ठीक है, शेयर इक्विटी कैपिटल उसमें अभी तक बोनस ऐड नहीं है, वो अभी सिर्फ 1,50,000 से 1,50,000 है बोनस को इशू करने से पहले। ठीक है सर, ओके। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है सर, इससे एक मिनट ऊपर वाले पॉइंट बोलता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है सर, ओके, कैलकुलेटर भी गिरेगा भाई साहब, देख के भैया। चलो, हाँ, इससे रिलेटेड अभी तक कोई एंट्री नहीं हुआ, बोनस से रिलेटेड ये भी बाकी है करना। फिर पॉइंट नंबर 2 बता रहे थे, द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का सर, 25,000 शेयर इंटू 100 ईच कर लीजिए, आपको आ जाएगा आंसर 2,50,000। ठीक है, बहुत है, बहुत है, फिलहाल तो बहुत है, क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ओके सर चलिए तो आगे चलते हैं। द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रीवैल्यू द लैंड एट ₹1,80,000। रीवैल्यूड एट लैंड, दैट इज़ क्या है सर, प्रॉफिट है बट अनरियलिस्टिक है, प्रॉफिट है बट अनरियलिस्टिक है, वहीं रिवैल्यूएशन वाला पार्ट है ये। देखिए, रीवैल्यू हुआ पहले 1,10,000, ये कितना था सर लैंड, आपको बैलेंस शीट से पता चलेगा, आपका बैलेंस शीट में हम जाके देखेंगे तो 1,10,000 है अमाउंट। ठीक है सर, लैंड एट कॉस्ट डेबिट साइड में नंबर 1 पे सबसे ऊपर में है। ठीक है, 1,10,000 ये सर बैलेंस शीट में था अभी तक का रेट, बट अब रीवैल्यू होकर उसका अमाउंट कितना हो गया सर, 1,80,000 कर दिया गया। ठीक है, तो इसका कुछ कर सकते हैं सर, कुछ नहीं, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड है, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। अब आइए, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये क्या है, बोनस का वर्किंग। हाँ, बोनस का वर्किंग तो करेंगे सर, इसके लिए बोनस का वर्किंग करेंगे। चेक करो ऑलरेडी अवेलेबल है, देखें एक मिनट। हाँ, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, और ये भी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें सर बैलेंस शीट में आप चेक करके देखिए, है वो चीज़ें वहाँ हम लिखे हुए हैं सर साइड में। ओके, अलग से फिर 1 ईयर का डिविडेंड दिए। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड। ठीक है सर, फाइनली इंटरिम डिविडेंड तो सर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब बीच में कंपनी को सडनली बेनिफिट मिला होगा, कंपनी ने 2,000 इंटरिम डिविडेंड एज ए इंटरिम डिविडेंड, सॉरी 9,000, वो 9 है, ओ
हाँ 9 है, 9,000 सर आपने इंटरिम डिविडेंड दे दिया, कंपनी को बीच में फ़ायदा हुआ होगा तो अब जबकि फाइनल पीरियड का टाइम आ गया वो अलग है, वो तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर बीच में हो गया तो कंपनी ने दे दिया इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, मतलब वो अच्छा कंपनी है। जो भी कंपनी आपको इंटरिम डिविडेंड देता है उसके बैलेंस शीट में अगर इंटरिम डिविडेंड है दैट मीन्स आपको उसका शेयर परचेज करना चाहिए, आपको बेनिफिट मिल सकता है, जहाँ तक मेरे को लगता है यार, ठीक है। बाकी शेयर मार्केट भाई साहब कभी उठ सकता है कभी गिर सकता है, बहुत सारे रीजन है। कंपनी कब क्या डिसाइड करेगा आपको तो पता है कि ये होगा तो ये इफेक्ट पड़ेगा, बट कंपनी क्या डिसाइड करेगा ये आप, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए ज़िंदगी में ठीक है। तो कंपनी क्या डिक्लेयर कर दिया सर, फाइनल डिविडेंड देंगे 10% का, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट ऑफ 2000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी on rupees 1 point on 1 अप्रैल 2014 द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वाज 5,000, ठीक है, 5,000 का मशीनरी था उसको बेचा, ठीक है, एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 4,000। किया क्या सर कि 1 अप्रैल 2014 को 5,000 का मशीन था, कॉस्ट उसका 5,000, जिस पे अब तक ओवरऑल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सर ओवरऑल, ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था 4,000 और उसको बेचे हम, ठीक है, कितने में सर 2,000, और गलती से वो क्या किया 2,000 में बेचा और रिप्रेजेंट करना था कैश में, वो कर दिया कहाँ सस्पेंस अकाउंट में। दैट मीन्स यू हैव टू रिक्वायर्ड हेयर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन का एंट्री चाहिए आपको, यस सर, ठीक है। ऐसे ही हम लोग भी बोल रहे थे जब सर ये बोल रहे थे तो क्या ठीक है सर, तो हम चलिए आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 100% ऑन कॉस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना सर 10% ऑन कॉस्ट का डेप्रिसिएशन। ये क्या है, ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये करना अभी बाकी है सर, बाकी तो अंदर जो भी होगा वो अलग चीज़ है, ठीक है, जो अंदर होगा उसको कहेंगे ओवरऑल डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये क्या है, ये है करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा उस अमाउंट पे 10%। जैसे देखिए अंदर में क्या कुछ है सर, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 385 और उस पर सर लगा देंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 10%, ठीक है, वो चीज़ लगा देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सुभाष लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। योर आंसर टू इंक्लूड डिटेल्स नोट्स ओनली फॉर द फॉलोइंग, शेयर कैपिटल का, रिजर्व्स एंड सरप्लस का, फिक्स्ड एसेट्स का, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर्स एंड टैक्सेशन। प्रीवियस ईयर का फिगर एंड टैक्सेशन को आप इग्नोर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस कॉलम के लिए। हिंट, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 541, ठीक है, और नेट प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड इज़ 83, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है सर, एज अ हिंट दिया हुआ है। ये वैसे आता नहीं है क्योंकि सर ने इसका आंसर दिए नहीं है सर, हो सकता है तो इसलिए सर दिए, ये वैसे जनरल एग्ज़ाम में तो भाई साहब आएगा नहीं। जो आपको लिख के आना है भाई साहब आप आ जाओ भैया, आपको पेपर आप ही जानो को, जे करना है करो सर जी, बाकी मैं ना जानी भैया, ठीक है। अब आ जाइए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, ठीक है सर। एडजस्ट क्या है, इन केस ऑफ बोनस, इन केस ऑफ बोनस हमें क्या करते हैं सर, ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, CRR देना, SP देना, जनरल रिजर्व देना, करेंट ईयर का प्रॉफिट देना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूज़ क्या है सर, देखिए वर्किंग नंबर 1 बोनस का वर्किंग किए सबसे पहले, बोनस बोनस क्या डिसाइड किया है सर, देखिए क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आपको सबसे पहला पॉइंट मिलेगा बोनस, सबसे पहले उसको उठा के ले आए, बोनस को पकड़ के चल नीचे आप, तेरी तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से उठा के ले आए, उसको पकड़ के ले आए। उसके बाद क्या किए सर, बोनस का रेशियो क्या है 1:3, ठीक है, दैट मीन्स 3 के बदले 1, 3 के बदले 1,
3 के बदले 1, ठीक है। दैट इज़ रेशियो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा 1/3, ठीक है सर। तो इन दैट केस इक्विटी शेयर कैपिटल, जाइए आप अपने बैलेंस शीट में देखिए सर कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,50,000 है, ठीक है। 1,50,000 वहाँ से उठा के ले आए विदाउट बोनस। ये क्या है सर, बोनस देने से पहले का इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा कितना है, वो 1,50,000। फेस वैल्यू क्या है सर, ₹10 10 ईच है फेस वैल्यू अभी भी है, और बोनस वगैरह इश्यू करने के बाद भी यही है, ठीक है सर। तो फेस वैल्यू है 10, तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब शेयर देना बाकी कितना है, नंबर ऑफ शेयर इशूड, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर इशूड कैसे निकालेंगे सर, आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर आपके पास कितना है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अभी कितने हैं, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा सर, 1,50,000 को डिवाइड कर देना होगा किससे, एट द ₹10 ईच। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी करंट में आपका एग्जिस्टिंग शेयर कितना है। ये तो शेयर कैपिटल है 1.5 लाख, पर शेयर का रेट है इतना, और करंट में आपको पता करना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है मेरा, उसके हिसाब से मेरा इक्विटी शेयर कितना है। तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यही है, आउटस्टैंडिंग शेयर को डिवाइड कर दिए सर, तो आ गया मेरे पास 15,000। दैट मीन्स मेरे पास 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। अब इनको कहे हैं देने के लिए क्या, 1:3 के रेशियो के हिसाब से सर बोनस। देयरफॉर नंबर ऑफ बोनस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 15,000, 15,000 का 3 से डिवाइड किए तो आ गया सर 5,000, दैट इज़ 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, यस सर, चलिए ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे सर, एंड अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स इज इक्वल्स टू, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स इज इक्वल्स टू सर, यस, ये तो आपने फर्स्ट वाला निकाला, याद है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट करके जो हम उधर से बचपन से करते आ रहे थे स्टार्टिंग क्लास से ठीक है। तो वो 1 था, ये 2 पॉइंट। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना निकाल लें, 5,000। नंबर अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स कितना निकालिएगा, 5,000 इंटू फेस वैल्यू 10 रुपीज़ इंटू करेंगे सर। देखिए नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, ये इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू एंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर। बोनस हमेशा याद रखिए फेस वैल्यू पर ही मिलता है, उसको प्रीमियम वाले वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। प्रीमियम वाले वैल्यू से इस कन्वर्जन के टाइम में मतलब होता है कि उसमें कितना पार्ट कन्वर्जन है और कितना पार्ट फेस वैल्यू है। तो उस टाइम में ओवरऑल आप ले सकते हैं, बट यहाँ आप ओवरऑल नहीं ले सकते, यहाँ आपको फेस वैल्यू ही बोनस में लेना है, ठीक है सर। तो इस तरह से आप इसको इंटू, क्लियर होना यार, ठीक है। तो इस तरह से सर आपका 5,000 इंटू 10 आएगा, और आपके पास आ जाएगा 50,000 अमाउंट का आप बोनस इशू कर रहे हो, ठीक है सर। यूटिलाइजिंग ऑफ रिजर्व फॉर बोनस कहाँ कहाँ से करते हैं, तो ये सीक्वेंस आपको याद ही होगा, ठीक है। CRR है क्या, बैलेंस शीट में जाइए देखिए CRR है क्या, बैलेंस शीट में सबसे पहले नज़र डालेंगे जनरल रिजर्व्स के पास है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, नहीं है। उसके बाद क्या है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सर मेरे पास है सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद है जनरल रिजर्व्स, उसके बाद है करेंट ईयर का प्रॉफिट, है राष्ट्र में तो हम शहंशाह हैं। बाप नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं नहीं भाई, ठीक है। वैसे डायलॉग है, डायलॉग तो बोल सकते हैं, बट हो सकता है भाई कहीं कोई सुन ले, किसी को बुरा लग जाए तो यार फिर हमको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसीलिए चलिए पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, एक्टिंग बाद में होते रहेगा ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर बोनस, ठीक है सर। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 कहाँ से यूटिलाइज़ करेंगे सर, ये 50,000 को सिक्योरिटी प्रीमियम को बोला है पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जी सर है मेरे पास पैसा, कितना पैसा, क्यों पैसा पैसा करता है, क्यों पैसे पे तू मरता है। सिक्योरिटी प्रीमियम ला के बोला सर 20,000 है, बोले ठीक है दे इधर। फिर बोले नंबर 2 फ्री रिजर्व जल्दी आओ सामने, अभी भी 30,000 बाकी है। तो 20,000 देने के बाद 30,000 के रूप में जनरल रिजर्व दौड़ा आया, 30,000 दिया। एंट्रीज क्या करेंगे सर,
ये सिर्फ एज अ वर्किंग है, इसलिए बिकॉज क्वेश्चन में एंट्रीज के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है। इसलिए आपको सिर्फ एज आप वर्किंग नोट की तरह एंट्रीज आप कर सकते हो, ठीक है सर। फिर आपने क्या किया, एसपी अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोनस इशू कर दिए, ठीक है सर। वहाँ डेबिट क्रेडिट बोनस को काटे और डायरेक्ट एज अ बोनस का अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए सर। ये 2 एंट्री था, ध्यान दीजिए, ये 2 एंट्री था, ये एडजस्टेबल वाला एंट्री है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। टू बोनस यहाँ भी आता, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर नीचे डेबिट होता वो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो चीज़ दोनों काट दिए, कट करके डायरेक्ट सर यहाँ पे हम लोगों को बताए थे, ठीक है सर। उसके बाद आइए, ये था वर्किंग नंबर 1, किसके लिए सर, बोनस का वर्किंग। बोनस का वर्किंग इतना सर, यस सर, इसीलिए तो उतना दिन से आपको सिखाया जा रहा था CRR DRR PRR GRR क्या होता है, यहीं पे उसका यूटिलाइज तो करना है सर। वर्किंग नंबर 2 में आइए, ओके सर, आते हैं वर्किंग नंबर 2। कलर को सर थोड़ा ज़िंदगी में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी रंगीन है बट दिखता नहीं है, ठीक है। तो आइए ऑरेंज कलर से आप पढ़ते हैं। वर्किंग नंबर 2, रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। 1 मिनट, चलिए सर, तो अभी तक हमने देखा वर्किंग नंबर 1। अब यहाँ से देखेंगे वर्किंग नंबर 2, रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, दैट इज़ 1,80,000। देखिए आपके एडिशनल वर्किंग में लिखा हुआ है सर, जाइए जाइए, आराम से जाइए, आराम से जाइए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 3, ठीक है। बोनस वाला पहला वाला तो वर्किंग कर दिए। सेकंड, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ 2,50,000, और तो उससे सेकंड वाले पॉइंट से हमें भी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, ठीक है। और तब हम आ गए सर नंबर 3 पे, ठीक है। नंबर 3 क्या कहा कि सर आपका जो लैंड का वैल्यू था वो रिवैल्यूड हो गया, ठीक है। तो कैसे रिवैल्यूड हो गया सर, कैसे होगो सर जी, कुछ तो भैया होगो भैया, रीजन होगो सर जी, तो ये रीजन देगो सर जी। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, लैंड कितने का था सर, 1,80,000, ध्यान से देखिए, 1,80,000। बैलेंस शीट आपका पुराना वाला क्या कहता है, 1,10,000 था, ठीक है। पुराने वाले में अगर 1,10,000 था,
ठीक है। और न्यू में हो गया सर 1,80,000, दैट मीन्स कितने से इन्हांस हो रहा है, 80,000 से। तो ये जो 80,000 का अमाउंट है इसको क्या करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स 70 रिजर्व्स एंड सरप्लस का रिवैल्यूएशन में भेज दिए, क्योंकि ये पार्ट क्या है सर, रियलाइजेबल नहीं है, और जो चीज़ रियलाइजेबल नहीं होता वो कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में जाता है। ठीक है सर, ओके, वहाँ डाल दिए। अब आइए, अब सर वर्किंग नंबर 3 डिविडेंड का वर्किंग करेंगे। अब जाइए अपने बैलेंस शीट में, पॉइंट नंबर 4 देखिए। 2 के लिए तो कुछ हुआ नहीं तो वो हट गया, 2 नंबर पॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऐसे ही दिया गया है सिर्फ। ठीक है, वो बताया है कि आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल इतना है, 25,000 इंटू 10 दैट इज़ 2.5 लाख। अगर आपको बढ़ाने का ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो चीज़ के लिए आपको वो दिया गया है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बढ़ा देंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है सर, अब देखिए, और वो कहाँ पे यूज होगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल के नोट्स में। ठीक है सर, तो इस वजह से वो दिया है। तो चलिए इस चीज़ को छोड़िए, अभी आइए वर्किंग नंबर सर 3 पे, दैट इज़ डिविडेंड का वर्किंग। डिविडेंड देने बोला कितना, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया 10%। और ये कहाँ दिख रहा है सर, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं सर कहीं भी नहीं दिख रहा है सर। ओको भैया, तो कैश हो सर जी, कैश हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन में डिवेंचर जो 10% डिवेंचर है उनको अपोजिट साइड 10% है अगर लिखा हो तो दैट मीन्स 10% पे हो तो ठीक है, वरना जो बचेगा वो आपको देना पड़ेगा। वो क्या है सर, जो आपको हम यहाँ एग्जांपल दिए थे डिवेंचर इंटरेस्ट वाला, 7 और 3 अगर ड्यू है तो मतलब 7 दे दिए हैं, अभी 3 बाकी है। वो सर डिवेंचर के केस में चलेगा कि आप आधा अधूरा दे दें, पर ध्यान रखिएगा डिवेंचर अलग चीज़ है और डिविडेंड अलग चीज़ है। ठीक है, डिविडेंड दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और डिविडेंड क्या है सर, और डिवेंचर को क्या देते हैं सर, इंटरेस्ट। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है, ये लोग को दिया जाता है। ठीक सर, ये लोग को क्या दिया जाता है, डिविडेंड। ठीक है, तो आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ज़िंदगी में कलर को और रंगीन करते हैं थोड़ा, ये कलर लेके आते हैं, ये कलर, ये बात। आइए, अच्छा भी लग रहा है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सर, ओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देना तो करंट के प्रॉफिट से ही देना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत लाइट कलर है, थोड़ा डीप कलर का रिक्वायरमेंट है ब्रो। चलो वॉयलेट से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दैट मीन्स देना तो करंट ईयर के प्रॉफिट से ही देना पड़ेगा। क्या, क्यों सर, क्योंकि क्या दे रहे हो, डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ से देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको है सर, करंट ईयर के प्रॉफिट को बुलाएंगे, और सेकंड प्रायोरिटी जनरल रिजर्व। उसके बाद अगर सिक्योरिटी, यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तक जाता ही नहीं है डिविडेंड से रिलेटेड। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो सर 3rd नंबर प्रोसेस यही है कि भाई हाथ जोड़ लेंगे, उतना नहीं दे सकते हैं सर। ठीक है, अब आ जाइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किए इंटरिम और फाइनल डिविडेंड में। इंटरिम में क्या है सर, 12 मंथ से छोटा कोई भी मंथ का एग्जांपल, जैसे एक मंथ से अगर 11 महीना के बीच में कभी भी मिल जाए तो वो कहलाता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, पूरा फाइनल डिविडेंड क्या हुआ सर, पूरा 12 मंथ का डिविडेंड देना वो कहलाता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड से रिगार्ड नोट्स भी है, फाइनल डिविडेंड ऑलवेज बिलोंग टू एनुअल पीरियड। ओके सर, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड का क्या है सर, थोड़ा बता दिए सर, ज़िंदगी में बहुत परेशानी है सर। ओके, इंटरिम डिविडेंड एक अचानक मान लो कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो देता है कंपनी। ठीक है, करेंट ईयर में ही दे दिया जाता है ये कुछ मंथ का। ठीक है, जितना हुआ उतना हिसाब से दे दिया जाता है, किसी भी मंथ में दे सकता है। ठीक है सर, करेंट ईयर में कभी भी दे सकता है। मान लीजिए एग्जांपल अप्रैल टू सितंबर। ठीक है, उस बीच में कभी भी अगर कंपनी का मान लीजिए बैलेंस शीट है, अगर अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ का, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ज़िंदगी में 6 महीना ही होता है। ठीक है, अप्रैल टू सितंबर तक का।
तो मान लीजिए इस 6 महीना में अगर कंपनी को इस 6 महीना में कंपनी को कुछ एक अचानक प्रॉफिट मिल गया, तो वो क्या किया सर, डिविडेंड को सर इंटरिम डिविडेंड के रूप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसी का 3 नंबर वर्किंग का ही पार्ट है ये। ठीक है, प्लस पार्ट है इंटरिम और फाइनल का कैलकुलेशन। इंटरिम डिविडेंड पेड 9000। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 9000 पेड किया हुआ है, दैट इज़ पेमेंट एंट्री ऑलरेडी पास्ड। वहाँ वो जो चीज़ दिख रहा है डिविडेंड से रिलेटेड, सिर्फ डिविडेंड से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, डिविडेंड से रिलेटेड। 10 बार बोल रहे हैं सर, अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट वहाँ लिखा है इसका मतलब उतना पेमेंट हो चुका है। ठीक है, जितना डिवेंचर इंटरेस्ट लिखा है, अगर 10 देना था 10,000 और वहाँ अगर लिखा है 10,000 लेफ्ट साइड में अपोजिट साइड में, दैट मीन्स डिवेंचर इंटरेस्ट दे चुका है। बट इसका मतलब क्या होता है सर, डिविडेंड के केस में अगर डिविडेंड ऑपोजिट में लिखा हुआ है तो ये अभी ड्यू किया गया है, अभी आपने पे किया नहीं है, आपको पे करना है। ठीक है सर, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड, पेमेंट एंट्री ऑलरेडी पास्ड, प्रॉफिट एंड लॉस करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट डिविडेंड अकाउंट। ठीक है सर, 9,000 ये एंट्री कर दिए। बट पेमेंट का एंट्री ऑलरेडी पास्ड हो चुका है, इसका मतलब क्या है सर, पेमेंट का ऑलरेडी पास हो चुका है क्योंकि ये बैलेंस शीट में दिख रहा है। बट पेमेंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, सेटल कर दी। और सर पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो कहाँ से करेंगे, करंट ईयर को बुलाया, करंट ईयर का प्रॉफिट जल्दी दौड़ के आ, तो दौड़े दौड़े आ गया, बोला जी सर, जी सरकार। बोले क्या हुआ मेरे यहाँ का, जल्दी से इसको पेमेंट दो भाई, इंटरिम डिविडेंड है। बोला जी मेरे यहाँ का 9,000 रुपया करंट ईयर के प्रॉफिट से बांट दिए। ठीक है सर, अब ये पॉइंट देखिए, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद बिकॉज ऑनर को पे किए हैं। ये चीज़ इंटरिम डिविडेंड हमेशा कहा जाता है सर, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद, क्योंकि स्पेशली ऑनर को दिए हैं और जो भी चीज़ ऑनर को देते हैं वो नेट प्रॉफिट निकालने के बाद सबसे लास्ट में देते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में उसका मतलब कैलकुलेशन करते हैं। सो इस केस में ध्यान रखिएगा, डिविडेंड वाले में इंटरिम डिविडेंड अगर आप देते हैं तो वो नेट प्रॉफिट के बाद आएगा। फाइनल डिविडेंड एट द रेट 10%, किसका 10% सर, पेड अप शेयर कैपिटल पर देते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल का 10%, दैट इज़ इस केस में आप देखिएगा मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल जितना इशूड एंड पेड अप हो, फुल्ली वाला, सिर्फ फुल्ली वाला को ही मिलेगा, आधा अधूरा वाला को नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 1,50,000 शेयर जो है इक्विटी शेयर्स, उनका फुल्ली पेड अप है। ठीक है, तो फिर आगे क्या करेंगे सर, इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप वाला को पेड अप कैसे, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 इंटू डिविडेंड देना है सर, क्योंकि अभी तो बोनस वगैरह वाले को नहीं देंगे। ठीक है, देखो वो भी चीज़ अभी बात होगा। डिविडेंड 10% दे दिए, दैट इज़ 15,000 डिविडेंड दे दिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इसका मतलब क्या, ये 15,000 कब दिए सर, 2015, ये पिछले ईयर का मेरा बैलेंस शीट है तो इस साल दे रहे हैं। ठीक है सर, मतलब पिछले ईयर वालों को जो 31/3/2015 तक में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उनको देंगे। अब सर बोनस इशू कब कर रहे हैं, करंट ईयर में, मतलब 31 मार्च 2015 के बाद, तो इधर वाले इस ईयर में आएगा, तो उनको इस ईयर से काउंट होगा। ठीक है, तो उनको इस वजह से नहीं देंगे, ये भी चीज़ आगे एक्सप्लेन किया गया होगा। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, बोनस शेयर्स 50,000 को क्यों नहीं दिए सर, जिसको बोनस इशू किए 50,000। सर आप तो ज़िंदगी में सर नाइंसाफ़ी कर दिए सर, हम नहीं रहेंगे सर। अरे यार इतना क्यों रो रिया भैया। ठीक है सर जी, कैसे होगो सर जी, ये बोलो भैया। यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को सर जी 10% उसके कैपिटल पे दिए, तो बोनस वालों का कैपिटल जो कि 50,000 उस पर क्यों नहीं दिए। मैंने वही चाहिए पाइजे, मैंने पाइजे रे बाबा, ऐसा नहीं होता रे अन्ना, क्या वजह है देखो अरे अन्ना बाबा। टाइमलाइन के थ्रू आप इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 अप्रैल 2014 से टाइमलाइन चला 31 मार्च 2015 तक, पूरे ईयर अप टू 31 मार्च तक कितने इक्विटी शेयर्स थे सर, 1,50,000
इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास था, ठीक है। इक्विटी शेयर कितना थे, इक्विटी शेयर का नंबर डिवाइड कर दीजिए रेट ऑफ शेयर 10 रुपया जो कि है, तो 15,000 इक्विटी शेयर्स मेरे पास थे जिनका अमाउंट कितना था 1.5 लाख, ठीक है। तो इक्विटी शेयर का अमाउंट था 1.5 लाख, तो उसी को देंगे सर जो कि मेरे पास रहा। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 अप्रैल 2014 से ये लोग पूरा साल तक चला, अप टू इतना तक यहीं रहा। और इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 2015 को कितना हुआ सर, 1,50,000 पहले से था, और इसी दिन सर हमने बोनस इशू किया 31 मार्च 2015 को, दैट इज़ 15,000, ठीक है। तो फिर क्या किए सर, ओके देखो भैया देखो, ये इंतज़ार करो, थोड़ा धीरज रखो, चोरों ने कहो कैश हो सर जी, डिविडेंड मिलोगे भैया, अभी अभी तो आए हो, थोड़ी दिन इंतज़ार करो, डिविडेंड वगैरह सब देंगे, ठीक है। कंपनी ये सब बोलता है उसको ठीक है। फिर देखिए फाइनल डिविडेंड मिलता है पूरे ईयर का, ठीक है। फाइनल डिविडेंड हमेशा कब मिलता है सर, पूरे ईयर का, ठीक है। और बोनस इशू किए हैं एट द एंड ऑफ ईयर, देखिए पूरे ईयर ये लोग था क्या, नहीं सर, पूरे 365 दिन में 364 दिन गायब थे, और 365वां दिन वही लास्ट दिन सर कंपनी इशू कर रहा है, ठीक है। तो बोनस इशू किए हैं एट द एंड ऑफ ईयर, सो इनको नहीं मिलेगा बोनस वालों को, ठीक है। इस ईयर तो सर नहीं मिलेगा डिविडेंड, अगले साल मिलेगा, ठीक है। तो ये 15,000 क्या दिए सर, 15,000 सर एज अ डिविडेंड बांटे, किसको बांटे, पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो ये सर एडजस्ट कहाँ से किए, करेंट ईयर के प्रॉफिट से, इसीलिए करेंट ईयर को फिर बुलाए, बोले जल्दी आ भाई, यस सर हाजिर, डेबिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए 15-15, ओके सर। अब देखिए केस टू फॉर नॉलेज, यही चीज़ अगर ऐसा होता सर कि मान लीजिए 1 अप्रैल से, अगर आप इसी केस में सर बीच में बोनस दे देते हैं ना, बोनस इफ़ हेयर गिवन, ठीक है, 1 अप्रैल से 2014 तक में यहाँ पे बोनस दे देते हैं, ठीक है। तो ये लोग जुड़ गया, तो ड्यूरिंग 6 मंथ ये लोग भी रहा, बोनस वालों को भी, तो फिर 2 लाख पर देंगे डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड सर 2 पार्ट में बच जाएगा। इस केस में क्या होगा कि इस पे सर ये जो 6 महीना है, इस 6 महीना का जो साइकिल है, इस 6 मंथ के दौरान ये 1.5 लाख को बोनस, ये 1.5 लाख को डिविडेंड देंगे, ठीक है, डिविडेंड पेड। और ये जो अलग से सर 6 मंथ का है, इस पे किस पे डिविडेंड देंगे, ओवरऑल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस बोनस वाले दोनों को मिला के 2 लाख होता है, तो यहाँ पे 2 लाख वालों को देते हैं, ठीक है सर, ओके। चलिए इसके बाद हम वर्किंग करते हैं डेप्रिसिएशन एंड सेल ऑफ वन मशीन, ठीक है। अब आप आ जाइए सर, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर, ये क्या था सर 4, डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड। अब यहाँ सर वर्किंग नंबर आप आइए 4 पे, जो कि आपका एग्जाम लास्ट पॉइंट ही होगा आई थिंक। डेप्रिसिएशन एंड सेल ऑफ वन मशीन, ये लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये एसेट से रिड्यूस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कभी भी पीएफडी जो, देखिए एग्जांपल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को सर कैसे एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, एक टाइप तो ये है। क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अंतर क्या हो रहा है सर, सिर्फ ये दोनों में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, टू असेट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखिए इसका सर मतलब क्या है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पूरा सर डेप्रिसिएशन पे ही, यहाँ से यहाँ एग्जांपल 1 है, फिर एग्जांपल 2 भी है, फिर यहाँ से 10 नंबर कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद सर बैलेंस शीट है, देखिए यहाँ तक थे, चलिए बस इतना ही है, उसके बाद ख़त्म ही है सर। 1 मिनट छोटा सा एक सर ब्रेक लेते हैं हल्का सा, 2 मिनट 5 मिनट के लिए।
हाँ तो दोस्तों चलिए पीछे अब तक हमने कहाँ तक देखा था सर, यहाँ तक डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन का वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग नंबर 4, ठीक है। यहीं एक बड़ा है, इसके बाद तो सर सब सीधा साधा है। एक लास्ट है वो बस प्लेन ही है, तो उस पर ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन एंड सेल ऑफ वन मशीन, ठीक है। मान लीजिए सर ये सर के द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन था, ये अभी बुक से वाला क्वेश्चन से बाहर है। ये एग्ज़ाम पर्पज़ में अगर जो चेंजिंग वगैरह होती है क्वेश्चन उससे रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है सर। अमाउंट कैसे चेंज करेगा। प्लांट एंड मशीनरी था, कॉस्ट 3,85,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दैट इज़ 8,60,000। ये क्या है सर, ये ओवरऑल डेप्रिसिएशन अमाउंट है अब तक का मशीनरी पर। टोटल 86,000 से मशीनरी डेप्रिसिएट हो चुका है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन इस पर क्या लगाएंगे सर, लगाएंगे तो सिर्फ 1 साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट जो कि एडिशनल में आपको दिया जाता है, वो है एडिशनल, ठीक है। सस्पेंस पॉइंट क्या हो गया सर, 1 2 3 4 5, हाँ पॉइंट नंबर 5 है। डिविडेंड वाला तो पीछे कर दिए, अब ये पॉइंट नंबर 5 चल रहा है सस्पेंस अकाउंट वाला। सस्पेंस पॉइंट क्या हो गया कि ओह नहीं सॉरी सर, ये बुक अभी बुक का ही चल रहा है, क्वेश्चन सर आगे दिए हैं, हाँ सॉरी। ये बैलेंस शीट में आप जाके देखिए 3,85,000 प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट है, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अब तक का प्रोविज़न इतना लग गया है, तो सिर्फ इसमें 1 साल का लगाना बाकी है। तो सर सस्पेंस पॉइंट इसमें कहाँ पे सर क्रिएट हुआ, देखिए सस्पेंस पॉइंट ऐसे क्रिएट हुआ। कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना है सर, 5,000, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसका मतलब है वहीं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, पूरा ओवरऑल डेप्रिसिएशन अब तक का कितना उस पर लग चुका है। क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट में जाइए, वहाँ देखिए लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ मशीनरी वाज 5 लाख का था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 4 लाख। सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ मशीन कितना का है सर, 1,000, ठीक है। सेल किया 2,000 में, ठीक है। 2,000 कैश रिसीव करके, ठीक है। ये जो सेल था ये कैश रिसीव करके, ये गलती क्या कर दिया है सर, गलती यहीं पे कर दिया, यहीं हो गया गलती। कैश रिसीव करके सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। कि सस्पेंस अकाउंट, अरे भाई सस्पेंस अकाउंट है जी सर जी, सस्पेंस अकाउंट कहाँ से ला दिए भैया। तो ये रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बैंक अकाउंट 2,000 रुपया पाया, ठीक है। बिजनेस इसके पास आया 2,000 रुपया, 5,000 का मशीनरी जो बेचे हैं हम सर, ठीक है। जो उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 ऑलरेडी लग चुका है, तो 2,000 में बेचे। तो ये क्या किया, 2,000 कैश इसको रिसीव हुआ, और ये लिख दिया कि 2,000 मेरे पास आया और सस्पेंस के नाम से लिख दिया, अरे बाबा हो गो झमेला। बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 टू सस्पेंस अकाउंट 2,000, अब हुआ भैया झमेला। देखिए कैसे, आइटम्स मशीन था, ठीक है। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रोविज़न टोटल। मशीन था मेरे पास 3,85,000 का, 86,000 तब तक का ओवरऑल क्या था इस पर सर, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी सब बैलेंस शीट से लाए, माइनस मशीन सोल्ड, ये वर्किंग है डेप्रिसिएशन वाला सर, ध्यान रखिएगा। मशीन सोल्ड 5,000 माइनस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना किए सर, 4,000। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा सर, 3,80,000, ठीक है। और प्रोविज़न का रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा सर, इसका तो 3,80,000 हो गया, इसका सर 82,000 बचा, ठीक है। अब देखिए करेक्ट एंट्री सर इसका जो होना चाहिए था वो क्या होगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4,000, क्योंकि ओवरऑल डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन ले आए सर, अब तक जो ओवरऑल इस पे इस मशीन के ऊपर लग चुका है ये 4,000। ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना, 4,000 किस पे लग गया, ये 4,000 कहाँ से लाए सर, किस पे, मशीन पे। इस एंट्री का मतलब यह है कि अब तक प्रोविज़न कितना लग चुका है, 4,000, किसके ऊपर, तो मशीन के ऊपर। ये नंबर 1 का मतलब है सर, ओके। सेकंड एंट्री नंबर, दैट मीन्स अब मशीन का एक्चुअल औकात जो है, एक्चुअल वैल्यू वो दिख रहा है आपको, यस सर। कितना है,
और बेचे और कॉस्ट कितना था सर उसका 5000। तो एक्चुअल में अब उसका वैल्यू कितना चला 1 लाख। बेचे कितना में सर, बेचे कितना में 2000 में। दैट मीन्स मशीनरी एक्चुअल में कितना का है सर, यहाँ से देखिए 4000 प्रोविज़न यहाँ पे लग गया 2 करके। तो और एक बार 2 कर देते हैं, कितना होगा सर 5000 का मशीन ही है, इससे ज़्यादा बार क्रेडिट थोड़ी हो सकता है। तो क्रेडिट हुआ सर 1000 का उसका वैल्यू बचा है। तो ये जो एक एडिशनल 1000 मिला ये कहाँ का है सर, ये प्रॉफिट ऑन सेल है 1000, मतलब ये पीएल में जाना चाहिए था। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल। अब ये था होना चाहिए था करेक्ट एंट्री सर, बट रॉन्ग एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब इसको क्या करेंगे सर, गलती से सस्पेंस क्रिएट कर दिया वो। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे सर, रेक्टिफाइड एंट्री क्या है। तो देखिए सीधा सा बात है, जो सही है वो सही है, जो गलत है उसको घुमा दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स, देखिए कैसे करेंगे सर। गलती क्या है, टू सस्पेंस अकाउंट 2000, ये गलती है सर। ये गलती से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब इसको काटिए जी, काटिए, जो बचेगा वो जाएगा। बैंक अकाउंट यहाँ 2000 कट गया। ठीक है, बैंक अकाउंट ये काट जा भाई, हाँ कट गया। ठीक है, बैंक अकाउंट इधर भी 2000 कट गया। ओके सर, अब देखिए सर क्या बचा, टू सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस कहाँ है, क्रेडिट में होना कहाँ चाहिए था सर। अब इसको करें क्या, क्रेडिट है तो इसको ठीक करने के लिए रेक्टिफिकेशन का नियम डेबिट करके भगा देंगे बाहर। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट से उठा के ले गए सर डेबिट में। ठीक है, एंट्री देखिए, एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनल एंट्री यहाँ क्या हुआ है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट इसके ऊपर ऐड हो गया। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अब एंट्री देखते जाइए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4000। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट 2000। ठीक है, 6000 2000 4000 हो गया, सॉरी 6000 हो गया सर। सस्पेंस अकाउंट का वैल्यू यहाँ से यहाँ आया 2000, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ से आया, अब तक का प्रोविज़न 4000, दोनों मिला के सर 6000 हो गया एक साइड, डेबिट साइड। अब क्रेडिट कब आता है, टू मशीनरी दोनों को एक साथ लिख सकते हैं सर, 4000 1000, 5000 लिख दिए। तो 5000 का मशीनरी था, प्रोविज़न उस पर इतना था और सस्पेंस में इतना गया, और लास्ट में ये चीज़ टू प्रॉफिट ऑन सेल 1000। ठीक है सर, ये ला दिए। किए क्या, सिंपली रेक्टिफिकेशन के लिए ये बैंक कटा, ये बैंक कटा, और ये सस्पेंस जो क्रेडिट था इसको उठा के सर कर दिए डेबिट, और उसके बाद ये हो गया ओनली मर्ज में सस्पेंस को डेबिट किए। ठीक है, बस और एंट्री कर लिए। तो इस तरह से सर आपने सस्पेंस को ठीक कर दिया। ठीक है, यस सर। अब इससे रिलेटेड सर कुछ एग्जांपल दिए थे, एग्जांपल बाय सर, मान लो मशीन है मेरा 1 लाख का। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2021 डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लगेगा। तो कैसे करेंगे सर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सॉरी ये केस है, ये केस 1 ये केस 2, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 10,000 लग गया, तो मशीनरी कितना का दिख रहा है सर, 10,000 से लेस हो गया। ठीक है, देखिए उसमें कैसे करता है, एक तरफ आप मशीनरी का नाम लिखते जा रहे हैं और एक तरफ आप मशीनरी के ऊपर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं। ठीक है, देखिए यही डिफरेंस दिखता है, किस वजह से सर आपको ये एंट्री करना पड़ता है उसका आप देखिए, आपको रीज़न सर इसके थ्रू समझाए हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पहला ईयर लग गया 10,000 से, सेकेंड ईयर भी ऐसे एंट्री करेंगे 10,000, थर्ड ईयर का बिगनिंग में मशीनरी कितना दिखेगा सर, एट द थर्ड ईयर में 1 लाख का मान लीजिए मेरा मशीन था ओरिजिनल कॉस्ट, और 10% के हिसाब से पर ईयर लगाते जा रहे हैं, तो 2 साल लग गया 10,000। अब कितना दिख रहा है सर, 80,000। ठीक है, और अगर हम इसको सर सेल किए 90,000 में, तो ये मेरा 10,000 प्रॉफिट है। यस सर। अब यही चीज़ आप देखिए केस 2 में,
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट फर्स्ट ईयर टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट किए, फिर प्रोविज़न क्रिएट किए। अब देखिए थर्ड ईयर बिगनिंग में मशीनरी आपका कितना का दिख रहा है सर, 1 लाख का ही दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज एक्यूमुलेटेड जो 20,000 है ना वो सर अभी तक आप माइनस नहीं किए हैं। ठीक है, मशीन क्योंकि सर इस टाइप में क्रेडिट नहीं हुआ इस वजह से वो दिख रहा है 1 लाख का, बट क्या एक्चुअल में उसका वही वैल्यू है? नहीं। ठीक है, अब देखिए 80,000 का मशीन सेल ऑन कर दिए 90,000 में। ठीक है, ऑन बिगनिंग। तो क्या लगेगा सर, एंट्री फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 आया बेचने से, टू मशीनरी 80,000 का मशीनरी था, और टू प्रॉफिट ऑन सेल 10,000। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधे आया सर, अभी तक हम इसको करते आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये इसी का पार्ट है सर। ठीक है, वो जल्दी जल्दी में लिखा गया है। ठीक है, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसको ठीक कर देते हैं। ओ भैया चलो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है सर, एंट्रीज नंबर 2। सेकंड केस के लिए ये तो था सर फर्स्ट केस के लिए एंट्री। अब सेकंड केस के लिए एंट्री क्या करेंगे, इस केस में सोल्ड करने से पहले पूरा प्रोविज़न माइनस करो। इसमें क्या है कि आप अगर प्रोविज़न माइनस नहीं करेंगे तो मशीनरी कितना का दिख रहा है, 1 लाख का। तो आपको पहले अब तक आपने जितना प्रोविज़न क्रिएट किया है ओवरऑल मशीनरी के लिए उसको आप माइनस करेंगे, उसके बाद ही सर उसको सेल करेंगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा। दैट मीन्स अगर एसेट सोल्ड किए 90,000 में, फर्स्ट एंट्री प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि अब तक उस पर जो प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ था वो 20,000 था। वो क्या किए, मशीनरी से मशीनरी को क्रेडिट करके उसको धरा दिए कि ले भैया धरो अपना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, पूरा प्रोविज़न लेस कर दिए मशीन का एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए सर, अब न्यू बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या दिखेगा, 80,000। ठीक है, आपको दिख रहा है 80,000, 20,000 माइनस हो गया 1 लाख का मशीन में से, तो सर 80,000 दिख रहा है। अब इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, मशीनरी डेबिट 80,000, टू प्रॉफिट 10,000। तो नोट हमेशा ध्यान रखें टाइप 1 या टाइप 2 यूज़ किया जा रहा है कौन सा, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, अगर टाइप 2 यूज़ किया जा रहा है देन ट्रीटमेंट लाइक दिस वन, एंड इफ केस 2 यूज़ किया जा रहा है देन ट्रीटमेंट लाइक दिस वन। ये एंट्री करना होगा, यही स्पेशल एंट्री है डिफरेंस। केस 2 अगर आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है तो आपको ऐसे मशीनरी में से प्रोविज़न माइनस करनी पड़ती है। इसीलिए पीएफडी आप देखे होंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होता है एसेट्स में से नीचे। अब तक 11-12 में हम लोग करते आए थे, बट कभी कभार कोई उसको लाइबिलिटी साइड कर देता है, ये गलत है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो लाइबिलिटी नहीं है सर। ओके, फिर यहाँ से ये कंटिन्यू नहीं है, ये वही क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 5 है सर। ओके, वर्किंग नोट नंबर 5 किसके लिए, डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ मेड एट द रेट 10%। ठीक है, ये आपका सबसे लास्ट नंबर आप देखिए, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% ऑन कॉस्ट। करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 10% लगाना बाकी है सर। किस पर मशीनरी तो सर कुछ प्लांट वगैरह सेल हुआ है आपको, इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे सर आपका टाइप 2 लग रहा है। ठीक है, हाँ अब देखिए आपका सर पहले कॉस्ट कितना था, बैलेंस शीट में आपका अमाउंट कितना था प्लांट एंड मशीनरी का, 3,85,000। यहाँ सर 3,80,000 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, रीज़न इज़ दैट कि 5,000 का आपने सेल कर दिया। ओके सर, कॉस्ट अब दिख रहा है कितना, 3,80,000। डेप्रिसिएशन कितना लगाने बोला गया, 10%। कट करके आप देखेंगे तो आएगा सर कैलकुलेट करने पे 38,000। ये क्या है सर, ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ऑन रिमेनिंग मशीनरी। पूरे अमाउंट पे नहीं लगाएंगे, ध्यान रहे, यहाँ आप 3,85,000 पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है, जो आपको सेल करके वो जो 5,000 हटा दिया ना, अब आपका डेप्रिसिएशन भी सर यहाँ इफेक्ट होगा। ठीक है,
तो 10% सर काटे करेंट ईयर का और डेप्रिसिएशन लगा दिए 10%। नाउ प्रोविज़न फॉर, देखिए टाइप 2 यहाँ पे यूज़ हो रहा है सर, ठीक है इसमें। नाउ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बिकम्स, अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी कितना बाकी है सर, कितना बाकी है करेंट ईयर में प्रोविज़न्स कितना है, ये भी सर आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपको जाना होगा सर पीछे, ठीक है। देखिए 82,000 कहाँ से लाए सर, पीछे 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 82,000, ये देखिए यहाँ आना होगा और यहाँ से आपको उठाना होगा सर रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मशीन्स। कॉस्ट कितना बाकी है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, कॉस्ट 3,80,000 और ये है 82,000, ठीक है सर। यही चीज़ को उठा के वहाँ ले गए हैं, यहाँ 38,000 लाएँ और यहाँ 82,000 लाएँ। नाउ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बिकम प्रोविज़न बैलेंस आफ्टर मशीन सेल्स, मशीन सेल होने के बाद बचा हुआ प्रोविज़न कितना है, क्योंकि 4,000 तो वो ले गया ही प्रोविज़न का भी अमाउंट, तो 86 था तो 82 हो गया, और 5,000 मशीन का अमाउंट ले गया तो 3,85,000 था तो 3,80,000 हो गया। प्लस ऐड क्या, ये करेंट ईयर का जो हमें निकाला सर 38,000, इसको ऐड कर लिया डेप्रिसिएशन को 38,000, तो ये अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट में। ये है क्लोजिंग बैलेंस, यही है प्रोविज़न का टोटल अमाउंट, यही है वो जिसे हम उतने देर से सर ढूंढ रहे हैं, उतने लंबा कैलकुलेशन किए हैं। कितना, 1,20,000। अब हम प्रोविज़न कितना हो गया सर, 1,20,000 ओवरऑल। अब देखिए इसे रिगार्डिंग एंट्री क्या करेंगे सर, नंबर 1 एंट्रीज, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 38,000, ठीक है। 2 प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 38,000, ठीक है। ओवरऑल इस साल का प्रोविज़न कितना बढ़ाएं 38,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंट ईयर का यहाँ दे रहे हैं सर, क्योंकि पहले वाला तो सर ऑलरेडी एडजस्टेबल है तो उससे मतलब नहीं है, करेंट ईयर का फ़िलहाल एंट्री कर रहे हैं। ये तो ओवरऑल निकाल रहे हैं, ये जाएगा देखिएगा अभी कहाँ धमाल मचा देगा ये 1,20,000, ठीक है। देखिए एकदम पूरा एकदम धोती फाड़ के रुमाल बना देगा सर देखिए एंट्रीज, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 38,000 टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 38,000। ये कौन सा है सर, ये करेंट ईयर वाला है, ठीक है। ये जो करेंट ईयर में आपने क्रिएट किया था ये वो वाला अमाउंट है, ओके। फिर आपने जब नीचे आएंगे तो सेकंड नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 38,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 38,000। करेंट ईयर के प्रॉफिट में, ठीक है, करेंट ईयर का प्रॉफिट में से करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन को सेटल कर दिए। जो करेंट ईयर का मेरे पास प्रॉफिट था कि जनरली ये उसी से माइनस ही होता है, तो उससे इसको सर सेटलमेंट करवा दिए, ओके। अब देखिए, अब चलते हैं फाइनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड सारा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड सारा एंट्रीज को देखो P&L से, P&L जहाँ भी हो समझ लेना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को वो अफेक्ट करेगा सर, ठीक है। सिर्फ ध्यान दें कि P&L कौन सी एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्रेडिट साइड होगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि इसी को अफेक्ट करता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देखिए आप जाके बैलेंस शीट में यहाँ पे यूज़ है सर सेल का, ठीक है यस सर, वहाँ से सेल उठा के ले आए 3,50,000, ठीक है। मींस सेल करने से आया पैसा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका सेल्स का मेन बिजनेस था, ठीक है। अदर इनकम, सेल्स के अलावा क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आपके पास एक मशीन था जो आपने बेचा था, 1,000 कैश के रूप में आया था सर। एंट्री जाके देखिएगा, एंट्री में आपको दिखेगा 1,000 आया पैसा, ठीक है, जो सस्पेंस से आया रेक्टिफाइड करके, जिसको आपने बाद में रेक्टिफिकेशन करके सुधारा भी, ठीक है सर तो वो 1,000, ठीक है सर। ये क्या हो गया ए, इसको कैसे जोड़ लेंगे हम, ए कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पार्ट ए। अब एक्सपेंसेस जो कि डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट साइड होगा, ये सब ये दोनों क्रेडिट बैलेंस होता है और ये लोग दोनों मिलेगा क्रेडिट साइड में ही, ठीक है। P&L डेबिट टू ये लोग क्रेडिट साइड में ही होगा, ठीक है। और ये एक्सपेंसेस है तो ये लोग दोनों, ये सब पार्ट डेबिट साइड मिलेगा आपको ठीक है। एडजस्टेड परचेज,
COGS, ठीक है, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। देखिए आपको ये चीज़ आपके बैलेंस साइड में, डेबिट साइड में आपको नीचे लाइन से ही चारों पॉइंट दिया हुआ है। एडजस्टेड परचेज ये वहाँ से उठा के ले आए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वहाँ से उठा के ले आए, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन फीस वहाँ से उठा के ले आए, सेलिंग एक्सपेंसेस वहाँ से उठा के ले आए, ठीक है सर। तो ओल्ड बैलेंस शीट से ये सारा अमाउंट सर ले आए। डिबेंचर इंटरेस्ट जो कि ये भी चीज़ वहीं से आया, करेंट ईयर में इंटरेस्ट पेड हो चुका है। यहाँ देने का मतलब ही है कि वो डिबेंचर का इंटरेस्ट पेड हो गया। अगर यहाँ डिविडेंड होता है दैट मीन्स ड्यू होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, तो ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। करेंट ईयर में इंटरेस्ट ये पेड हो चुका है, तो ये 10,000 भी वहाँ से ले आए। अब देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये चीज़ जानने के लिए सर आपको डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा डेप्रिसिएशन? ओवरऑल डेप्रिसिएशन नहीं, ध्यान रहे करेंट ईयर में कौन सा चीज़ आता है, ये करेंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट बना रहे हैं। मेरा करेंट ईयर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। ये होता कहाँ है सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला, वो कैश वाला मत समझना एसेट का, ठीक है। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला चीज़ है जो हम अभी तक करेंट ईयर का प्रॉफिट से डिविडेंड देंगे जो चिल्लाते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वो चीज़ है सर, ठीक है। तो अभी आप कैलकुलेट करके देखिए भी कि डेप्रिसिएशन करेंट ईयर के प्रॉफिट से करेंट ईयर डेप्रिसिएशन लिखें, निकाले थे, जो कि अभी हमने कैलकुलेट भी किया था 10%, 3,80,000 बैलेंस बचा हुआ में से, तो 38,000 आया। इन सबको सर जोड़ के हमने निकाला बी, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, आफ्टर टैक्स ए माइनस बी करेंगे सर, इस पॉइंट को ए माइनस बी, इस पॉइंट को इस पॉइंट से माइनस करेंगे सर, और 83,000 का मेरे पास क्रेडिट बैलेंस सी आ गया। 83,000 मतलब क्रेडिट बैलेंस है, अभी बस बैलेंस ज़्यादा है सर, क्रेडिट बैलेंस। अगर यहीं कम हो जाता तो डेबिट बैलेंस है, बट अभी इस क्वेश्चन में होगा नहीं क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद सर ये चीज़ें जनरली माइनस होती है, क्योंकि ऑनर को आप जो भी दिए वो यहाँ लेस करते हैं एट द एंड। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद वो चीज़ कैलकुलेट होता है। क्या क्या दिए थे सर? इंटरिम डिविडेंड दिए थे, फाइनल डिविडेंड दिए थे सर, ओके। इंटरिम डिविडेंड दिए थे कितना का? इंटरिम डिविडेंड दिए थे 9,000 का, ठीक है सर। और फिर फाइनल डिविडेंड पेड किए थे, ठीक है, 15,000। ये सारे चीज़ें सर एंट्री से ला रहे हैं, दोनों को ऐड किए तो डी आ गया, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज़ करेंट ईयर में मेरा प्रॉफिट या लॉस है, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, ये चीज़ जाता है सर रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसको सर निकालेंगे कैसे? दैट इज़ सी जो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, माइनस डी जो कि हमने ऑनर को दिया करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 59,000। ओके सर, आगे आ जाइए सर, लास्ट है। हाँ अच्छा, अब देखिए सर, दैट इज़ ऑलरेडी एडजस्टेड है ये इससे, इसका मतलब, ठीक है। एडजस्टेड परचेज मीन्स COGS है, मतलब वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के एडजस्टेड वैल्यू दिया है, इसका मतलब ये होता है। एडजस्टेड परचेज वैसे सर निकालते कैसे हैं? ओपनिंग स्टॉक, इसका फार्मूला क्या है? प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको ये चीज़ लिख दिया ऑलरेडी, जैसे कैसे इसमें लिखा है सर एडजस्टेड परचेज, तो इसका मतलब है ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसका मतलब यहाँ ये फार्मूला ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2, इंटरिम डिविडेंड। जो भी चीज़ ऑनर को देते हैं शेयर होल्डर्स को देते हैं, ठीक है, इसलिए वो लास्ट में लिखते हैं क्योंकि वो कंपलसरी है, ठीक है। एक्सपेंसेस में ना लिखा करें, आफ्टर नेट प्रॉफिट लिखते हैं क्योंकि वो जो ऑनर या शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है, करेंट ईयर में, वो चीज़ ध्यान रहे कि नीचे ही लिखना है, ठीक है सर।
अब आइए सर बैलेंस शीट पे, और ये सर लास्ट ही हमारा पार्ट है इस लेक्चर का। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015, इक्विटी ले लिए, लाइव एसेट्स ले लिए। ठीक है सर, पुराने बैलेंस शीट को सामने रख लीजिए, आपके सामने एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है सर देखिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये क्रेडिट साइड दिखेगा, और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो सर ये डेबिट साइड दिखेगा। ठीक है, आइए नंबर 1, शेयर कैपिटल। सर अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स बोनस इशू करने से पहले 1,50,000 था। ठीक है, अमाउंट ऑफ बोनस आफ्टर, मान लीजिए अमाउंट ऑफ बोनस आपने कितना इशू किया सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1:3 आपने पॉइंट नंबर 1 में ही दिया था, वर्किंग नोट नंबर 1। तो अमाउंट ऑफ बोनस कितना था सर, ऐसे लिखते नहीं है बैलेंस शीट में, ये सब समझने के लिए लिखे हैं। ठीक है, 50,000 दिए थे सर, तो आपने जोड़ के देखा तो 2 लाख, और जबकि आपका ऑथोराइज्ड कितना है, क्या आप 2 लाख दे सकते हैं? यस सर, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑथोराइज्ड पॉइंट नंबर 2 कहता है। आप पीछे पलट के सर देख लीजिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि आपका पॉइंट नंबर कहता है, पॉइंट नंबर 2 कि आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल है 2,50,000, तो आप दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 शेयर कैपिटल काम खत्म। रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखिए सर क्या क्या हुआ जनरल रिजर्व 65,000 था, उसमें से सर 30,000 माइनस किए। ठीक है, 35,000 बचा। एसपी 20,000 था, उसमें से सर 20,000 पूरा दे दिए, नील कर दिए उसको। प्रॉफिट एंड लॉस करेंट ईयर का 36,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट डायरेक्ट ओल्ड उठा के ले आए सर। ठीक है, और ये 59 देखिए, यहीं 59 का बात कर रहे थे, ये कहाँ से आया सर, एसओपीएल का एंड वाला पार्ट अमाउंट है 59,000, यही है एडिशनल करेंट ईयर का प्रॉफिट। करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना लेके आया सर, सर ये प्रॉफिट जो है ये अब तक का ओपनिंग बैलेंस है, पिछले ईयर का प्रॉफिट में से ये चीज़ बचा हुआ है 36,000, और ये चीज़ सर करेंट ईयर का प्रॉफिट का बैलेंस है 59,000, दोनों को सर जोड़ें तो सर 95 आ गया। ठीक है, एक और चीज़ है रिजर्व एंड सरप्लस में, ध्यान दीजिएगा सर, जर्नल एंट्री से लैंड वाला आएगा, ध्यान रखें, छोड़ें ना इसे 70,000, वरना सब गड़बड़ कर देगा। फिर क्या है, नॉन करेंट असेट्स में सर डिवेंचर होल्डर है। यस सर, डिवेंचर होल्डर है, क्या उन्हें रिडीम किए हैं? नहीं सर, नहीं किए हैं। डिवेंचर होल्डर कितने के हैं? 1 लाख के, तो 1 लखिया तो 1 लाख का डिवेंचर होल्डर को भी लिख लिया। करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या है सर, डिविडेंड पेएबल डिविडेंड पेएबल 15,000 का आप डिविडेंड दिए हैं, याद है, जर्नल एंट्री में जाके देखिए। 15,000 डिविडेंड वेयर पेड, क्योंकि वो डिक्लेयर कर दिया गया था, तो 1,50,000 जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे आपके पुराने वाले, उनको आपने सर जी डिविडेंड दिया था, टाइम लाइन के थ्रू भी इसको समझाए थे। ठीक है, तो ये 15,000 वहाँ से आया। ट्रेड पेएबल देखिए, डायरेक्ट बैलेंस शीट से गए और उठा के पकड़ के ले आए उसको 26,000 को, और यहाँ भैया लिख दो। टोटल करने से पहले ध्यान रखें, स्पेस खाली रखना है, जर्नल एंट्री से मिलाएं पहले, उसके बाद ही लिखें। ठीक है, फिर आ जाइए सर एसेट साइड में। नॉन करेंट असेट दैट इज़ लैंड में गए 1,10,000, ये ओल्ड वैल्यू था बैलेंस शीट का, और ये 70,000 अप्रिशिएट हुआ। ठीक है, अप्रिशिएट हुआ है न्यू वैल्यू। ठीक है, तो ये सिर्फ अप्रिशिएट हुआ, तो इस अमाउंट को हम कहाँ भेजे थे सर, यहाँ रिवैल्यूएशन में 70,000 से लायबिलिटी साइड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी सर ये 70,000 ऐड होके ये कितना दिखेगा, 1,80,000। ठीक है सर, अब प्लांट एंड मशीनरी बचा हुआ बैलेंस। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का बचा हुआ बैलेंस उठा के ले आए, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट आप नहीं ला सकते क्योंकि 5,000 आपका सेल हो चुका है, ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। तो 3,80,000 ले आए, और वहीं पे आपने सर टोटल प्रोविज़न अब तक का कैलकुलेट भी किया है 1,20,000। ठीक है सर, तो माइनस करके 2,60,000 लिख दिए। फिर आता है सर बात करेंट असेट्स का, ट्रेड रिसीवेबल्स को डायरेक्ट उठा के ले आए ट्रेड रिसीवेबल्स को डायरेक्ट उठा के ले आए, इन्वेंट्री बैंक को डायरेक्टली पुराने वाले से उठा कर ले आए। ठीक है, ट्रेड था, इन्वेंट्री बैंक वगैरह। ठीक है, और उसके नीचे तो एडजस्टेड परचेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब तो सर एसओपीएल वाला आइटम था, तो वो हो गया। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें ले आएँ और इसके बाद सर एक बार टैली करके एक बार कैलकुलेटर पे ऐड करके बैलेंस को देखें, इसको भी और इसको भी, और पता चला दोनों मिल गया, अब पूरा खुशी हो गया एकदम। भैया ज़िंदगी में खुशी आ गो, बैलेंस शीट मिल जाओगे तो भैया क्या कॉमर्स स्टूडेंट को, और ये भैया होगो बैलेंस शीट। तो वो लिख के फाइनल कर दिए। ध्यान रखिएगा, ये लास्ट पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स याद दिला देते हैं। डुअल इफेक्ट ध्यान रखें, हर एंट्री का डुअल इफेक्ट है, ठीक है। एक या तो इक्विटी अगर बढ़ेगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं एसेट्स को बढ़ाएगा, या तो इक्विटी घटेगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं एसेट्स को भी घटाएगा, ठीक है। या एसेट्स घटेगा तो इक्विटी को बढ़ाएगा, वाइस वर्सा, या एसेट बढ़ेगा तो इक्विटी को भी बढ़ाएगा, ठीक है सर। ओके, पॉइंट नंबर 2, डिविडेंड पेएबल लाइबिलिटी है, ठीक है। जब तक पे करना बाकी है, ड्यू है अभी, तो डिविडेंड क्या है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है। सो 15,000 का लाइबिलिटी में गया, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पे कर चुके हैं, पेड हो गया तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। इस वजह से 9,000 नहीं आया लाइबिलिटी, क्योंकि मेरे ऊपर लाइबिलिटी तब तक है। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से, इसी को ले लो ना यार एग्जांपल, 24,000 का कर्जा लिया, ठीक है। तो मेरे ऊपर वो क्या है, 24,000 सर मेरे लिए कर्जा है। अगर हम उसको 9,000 दे दिए एज अ फॉर्म ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड होता कुछ और है, याद रखना, बीच में मिलता है और फाइनल वाला एक ही बार मिलता है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाने के लिए है। मान लो हम उसको 9,000 रुपया रिटर्न कर दिए, तो अब मेरे ऊपर प्रेजेंट में कर्जा कितना है, क्या मेरे ऊपर अभी भी 24,000 है? नहीं सर, 9,000 तो दे दिए ना, 15,000 बचा। ये भैया इसी वजह से ये लाइबिलिटी नहीं है अब मेरा, ये तो सर हमने दे दिया, ख़त्म हो गया। तो ये अभी बाकी है, तो इस वजह से ये मेरा लाइबिलिटी है और सिर्फ यहीं जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे सर बोनस चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट, और एक क्विक रिविजन्स और बोनस चैप्टर का हाउ टू रिवाइज कैसे करें। इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक बोनस में मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है बोनस का आने का, और राइट इशू मोर कंसेप्चुअल पार्ट है, ठीक है। रिवीजन यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, और इन लेक्चर हैं, ठीक है। चलिए ठीक है सर, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारा कंप्लीट इन द लेक्चर नंबर 13। जय हिंद, जय भारत।